कोई भी इंसान सिद्धांत के बिना खड़ा नहीं होता और कोई भी सिद्धांत राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता। नमस्कार, मैं आनंद तत्वमसी यूथ क्लब द्वारा आयोजित भारत की बात में आपका स्वागत है। भारत की बात में आज हम बात करेंगे भारत माता के सिंह पुत्र वीर सावरकर जी के बारे में। सावरकर जी पर आजकल बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं जो सत्य से एकदम विपरीत है। इसी से जुड़े तथ्यों को आज हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री अनिल जी ओक। अनिल जी ने अपना अभ्यास पूर्ण करके बैंक में नौकरी की और बैंक नौकरी से इस्तीफा देकर अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आइए अनिल जी से जानते हैं भारत की बात। नमस्कार। आज वीर सावरकर के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे कहा है। वास्तव में सावरकर के बारे में बहुत प्रकार की आजकल भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सावरकर कौन थे, कैसे थे, इसके बारे में अनेक प्रकार के राजनीतिक लोग जो उनके राजनीतिक दृष्टि से विद्वेष रखते हैं वगैरह ऐसा कुछ है, तो सावरकर के बारे में अनेक प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाई जाती है। जैसे सावरकर गौ हत्या के समर्थक थे, या सावरकर भगोड़े थे, सावरकर माफी मांगकर बाहर आए थे, या इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें कही जाती है। तो आज के समय में सावरकर को समझना ये बहुत आवश्यक है। सावरकर की यदि हम जीवनी देखेंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार का समर्पण किया है उस व्यक्ति ने। और बड़े व्यावहारिक रूप से सावरकर विचार किया करते थे। सावरकर गो हत्या के समर्थक थे ऐसा भी कहते हैं लोग, पर विचार कीजिए कि जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिसने स्थापना की हो, ऐसा व्यक्ति गो हत्या का समर्थक हो ही कैसे सकता है। लेकिन साथ में सावरकर जो पुराना इतिहास पढ़ते थे तो इस इतिहास के अंदर हमारे यहाँ अनेक उदाहरण ऐसे आते हैं कि जहाँ शत्रु जो है सामने गायों को सामने रखता है और बाद में पीछे से वार करता है, और बाद में हमारे यहाँ का हिंदू कोई व्यक्ति होगा, जो सैनिक होगा, तो वो सोचता है कि मैं कैसे तीर चलाऊं उनके ऊपर, इनको तीर मारने से तो गौ की हत्या होगी। अब सावरकर का ऐसे समय में स्पष्ट कहना रहता था कि इस समय यदि आपने 50 गायों को यदि मार भी दिया तो वो गौ हत्या का पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पीछे शत्रु वार करने वाला है। और यदि हमने ये नहीं किया तो ये 50 गायें तो मारी ही जाएगी, कटेगी ही, लेकिन 5000 गायें और मारी जाएगी और हम फिर गुलाम हो जाएंगे, हम भी मार दिए जाएंगे। तो आखिरकार जब देश, राष्ट्र, समाज की जब चिंता होती है, व्यक्तिगत स्तर पे यदि मैं गौ की हत्या करता हूं तो निश्चित रूप से ये पाप है, लेकिन राष्ट्र के हित में यदि कुछ करना पड़ता है तो फिर वो वास्तव में धर्म ही कहलाता है। और ऐसे सावरकर बड़े स्पष्ट कल्पना वाले थे, इसलिए कहते थे कि ऐसे समय में यदि गाय की हत्या की जाए तो यह हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उस 50 गायों को मारकर हम यदि 5000 गाय बचाते हैं तो उसमें गलत कौन सी बात है। लेकिन इन बातों को देखकर सावरकर ने अपने भाषण में जब ये बात कही तो लोगों ने उड़ाना चालू कर दिया कि सावरकर तो गौ हत्या के समर्थक थे। एक दूसरी बात बताई जाती है कि सावरकर जो है भगोड़े थे, सावरकर माफी मांगकर बाहर आए थे। निश्चित रूप से सावरकर ने एक पत्र लिखा है सरकार को, और उसको आप माफीनामा कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन सावरकर जब जेल में गए, अंडमान की जेल के अंदर गए, और आजीवन 50 साल का कारावास था उनका, यानी 2 आजन्म कारावास, और वो एक के बाद एक चलने वाले, इस प्रकार पहला एक केस था। नहीं तो साधारणतः जब 2 या 3 केसेस के यदि कोई निकाल परिणाम आता है तो सारे केसेस एक साथ चलते हैं, सारी सजाएं एक साथ चलती है। लेकिन सावरकर को कहा था कि 2 आजन्म कारावास और एक के बाद एक, अर्थात 50 साल की सजा। और 50 साल की सजा उस अंडमान की जेल में काटना, जहां भयंकर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, इतनी तीव्र शरीर को पीड़ा होती है और इतना कष्ट दिया जाता है कि वहां साधारणतः आदमी 6 महीने में ऐसे ही आत्महत्या कर लेता है या पागल होकर मर जाता है। ऐसे स्थान पर सावरकर विचार करते हैं कि आखिर अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य इसी प्रकार जेल में सड़ते हुए समाप्त हो जाना है क्या? यही है क्या? तो फिर स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि अंग्रेज क्या चाहता है
कि मैं एक केवल लिख के दे दूं कि भविष्य में मैं इस प्रकार का कुछ नहीं करूंगा जिसके कारण अंग्रेज मुझे बाहर आने देगा। ठीक है, मैं सशस्त्र क्रांति में सक्रिय भाग नहीं ले सकता, लेकिन क्रांतिकारियों को उत्साह तो दे सकता हूं, क्रांतिकारियों का मनोवर्धन तो कर सकता हूं। और इस आधार पर सावरकर ने वो पत्र सरकार को लिखा और सावरकर जेल से छूटकर बाहर आए। तो उस समय भी लोगों ने सावरकर के, जो भी इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रकार के लोग थे, उन्होंने इस बात को उड़ाना चालू कर दिया कि देखिए सावरकर माफी मांगकर बाहर आए, सावरकर माफी मांगकर बाहर आए। वास्तव में सावरकर माफी मांगकर बाहर आए, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रेटेजी कौन सी थी, इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसको ठीक से नहीं समझने के कारण कई बार हम सामने वाले को उत्तर नहीं दे पाते। शिवाजी के बारे में भी कहते हैं कि शिवाजी ने माफी मांगी थी अफजल खान के साथ, और अफजल खान के सामने पूरे सरेंडर हो गए थे शिवाजी, लेकिन शिवाजी के बारे में ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहते? क्योंकि सबको मालूम है कि बाद में शिवाजी ने अफजल खान को समाप्त किया। तो पहले अफजल खान के सामने माफी मांगना या सब प्रकार के उसके ऊपर सामने सरेंडर होना, तो इसको फिर माफी नहीं कहते। ये तो एक स्ट्रेटेजी का एक अंग बन गया, ये योजना का एक अंग बन जाता है। और इसी प्रकार सावरकर जी का यदि जीवन हम देखेंगे कि वो जब अंडमान जेल से बाहर आए उसके बाद उनका जीवन क्या था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और इसलिए सावरकर जब जेल से छूटकर बाहर आए और उन्होंने सभाएं करना चालू कर दिया, और लगभग 2037-38 के आसपास की बात है जब सावरकर दूरदृष्टा थे, सावरकर दिखता था सावरकर को सब कुछ। तो सावरकर ने सोचा कि अब द्वितीय विश्व युद्ध लगभग प्रारंभ होने की स्थिति कगार पर था। तो ऐसे समय में, और अंग्रेजों की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अंग्रेज बिना भारतीयों की सहायता के ये युद्ध जीत नहीं सकते, और इसलिए अंग्रेजों ने कहना चालू किया था कि हमको सेना में भर्ती आवश्यकता है सैनिकों की, तो भारतीय सैनिक हमारे यहाँ आए। तो सावरकर खुलेआम सभा में कहते थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। अब अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ ये कहते से ही फिर से उस समय के जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उन्होंने फिर बोलना चालू कर दिया कि देखो ये सावरकर कैसे क्रांतिकारी है, ये तो अंग्रेजों को सहायता करने की बात कर रहा है, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की बात कर रहा है। लेकिन इन मंदबुद्धि लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी कि सावरकर खुलेआम सभा में कहते थे कि हम जब क्रांति करते थे तो हमको शस्त्र चोरी छिपे ले जाना पड़ते थे, लेकिन आज यदि सरकार अंग्रेज आपको शस्त्र हाथ में देने के लिए तैयार है तो आप सेना में भर्ती होइए, शस्त्र हाथ में लीजिए, उसके बाद उसकी नाली किस तरफ घुमाना है वो बाद में तय करेंगे। इस प्रकार खुले शब्दों में सावरकर जब सभा में कहते थे, इसके बाद भी विरोध करने वालों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। और इसका परिणाम हमें कब दिखता है? तो जब विश्व युद्ध चालू हो जाता है, स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उस समय दो बड़े संगठन थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों से कहा कि अभी आप हमारी सहायता कीजिए इस युद्ध में, और इसके बाद आप दोनों मिलकर जो चाहेंगे वो हम आपको दे देंगे, आजादी देना है तो आजादी भी दे देंगे। अब इस आधार पर स्वयं बापू महात्मा गांधी लगभग 10-12 बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए गए कि अपन कुछ बात कर ले और कुछ बात सेटल कर ले कि अपने को इस युद्ध के बाद क्या चाहिए अपने को। लेकिन जिन्ना एक बार भी जिन्ना उतर के नीचे नहीं आया, वो गांधी जी से मिला ही नहीं। क्यों मिलूं मैं गांधी जी से? एक बार भी गांधी जी से जिन्ना मिला नहीं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस स्वयं जिन्ना से मिलने के लिए गए और उन्होंने पूछा, बोले मिस्टर जिन्ना तुम मिलते क्यों नहीं हो गांधी जी से? तो जिन्ना का सीधा है ना, वो गांधी जी को, गांधी जी तो दूर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बात करता था। बोले क्यों मैं गांधी से मिलूं, मुझे कोई हनीमून मनाना है क्या उनके साथ में? वो स्पष्ट रूप से कहता है कि गांधी की औकात क्या है। कांग्रेस के अंदर गांधी का कोई स्थान नहीं है। बात करना है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बात करना है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हूं, और मुझसे यदि बात करना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए कांग्रेस का अध्यक्ष। नेहरू क्यों नहीं आते? गांधी क्यों बात? गांधी की औकात क्या है? यह स्पष्ट रूप से गांधी के बारे में जिन्ना के शब्द थे। तो सुभाष बाबू जिन्ना से बोलते हैं तो फिर अपन बात कर ले। तो जिन्ना बोलते हैं वैसे आपकी औकात क्या है मुझे मालूम है, आपको कांग्रेस ने वैसे ही लात दे के बाहर निकाला है, इसलिए आपने स्टेट लेवल की एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संस्था बनाई है,
तो आप स्टेट लेवल के नेता हैं और मैं ऑल इंडिया नेता हूं, तो आपकी और मेरी वैसे बराबरी नहीं हो सकती। तो फिर सुभाष बाबू पूछते हैं कि फिर आप किससे बात कर सकते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं कहता है कि मेरे से बात करने वाले केवल दो ही व्यक्ति है, एक या तो कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर मुझसे बात करें, या दूसरे है विनायक दामोदर सावरकर जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष है। वो सीना ठोक के कहता है कि मैं पहले हिंदू हूं और मैं सीना ठोक के कहता हूं मैं पहले मुसलमान हूं। यदि बात करना है तो बराबरी की बात हो सकती है, सावरकर मुझसे आकर बात कर सकते हैं। इस आधार पर सुभाष बाबू सावरकर से मिलने के लिए जाते हैं और सावरकर से कहते हैं कि जिन्ना से बात कर लीजिए। सावरकर मुस्कुराते हैं, बोले सुभाष बाबू पागल हो गए क्या? अरे वो जिन्ना है, जिन्ना, वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। वो तो चाहता ही है कि ऐसे कोई हिंदू लोग मेरे से आकर नाक रगड़े, मेरे से भीख मांगे आजादी की, और उसके बाद वहां पर वो पत्रकार फोटोग्राफर सब लाकर रखेगा। तो काय के लिए मिलने जाना है जिन्ना से जी? इन अंग्रेजों को तो अब यहां से द्वितीय रिश्वत देने के बाद भागने ही वाले हैं और इनको हम लात दे के बाहर भगा देंगे। आप चिंता क्यों करते हो सुभाष बाबू? आपके पास नेतृत्व है। आज जापान के अंदर कहीं मुसोलिनी है, कहीं हिटलर है, इनके पास सेना है लेकिन नेतृत्व नहीं है, और आपके पास नेतृत्व है लेकिन सेना नहीं है। आप जापान में जाइए, बात कीजिए वहां से सेना लीजिए और उस सेना लेकर आप आक्रमण कीजिए। अंदर से मैं अंग्रेजों को खोखला कर ही रहा हूं। इस आधार पर सुभाष बाबू जापान जाते हैं और जापान जाकर जापान की सरकार से बातचीत करते हैं। वहां की सेना मिलती है उनको, और जापान सरकार सुभाष बाबू को सेना लेकर, जो आजाद हिंद सेना जो हम जिसको कहते हैं, वो सेना लेकर सुभाष बाबू नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आक्रमण करना चालू करते हैं। अब साथ में जापान सरकार ने क्या किया था कि हमारी सेना का सुभाष ठीक से उपयोग करता है कि नहीं, इसके लिए एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की थी। उस ऑब्जर्वर का नाम है ओहसावा। यह ऑब्जर्वर का काम इतना ही था कि हमारी सेना का ठीक से सुभाष बाबू उपयोग करते हैं कि नहीं, इस प्रकार देखना और उसका रिपोर्टिंग जो है जापान को करना, सरकार को करना। उसका काम लड़ना वगैरह कुछ नहीं था। तो नॉर्थ ईस्ट से जब ये सेनाएं आक्रमण करना चालू करती है, अंग्रेजों की तरफ से सेनाएं लड़ रही थी और वहां नॉर्थ ईस्ट से दूसरी सेनाएं, अपने सुभाष बाबू की सेनाएं लड़ रही थी, आजाद हिंद फौज की सेना लड़ रही थी। ऐसे एक 10-12 लड़ाई लड़ने के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई एक स्थान पर कि लगभग 10-12 हजार अंग्रेजों के सैनिक सामने खड़े हैं और इधर सुभाष बाबू की सेना खड़ी है और दोनों में अब फायरिंग होने वाली है, अब युद्ध चालू होने वाला है। अचानक रास बिहारी बोस बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं, बोले स्टॉप इट, आई एम कमिंग फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते से ही ये जो अंग्रेजों की जो सेना थी, ये पूरी की पूरी 10-12 हजार की सेना पूरी की पूरी सुभाष बाबू के साथ मिल जाती है और अपने बंदूक की नाली घुमा लेती है अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो ओहसावा जो ऑब्जर्वर था, वो लिखता है अपनी पुस्तक में, आप चाहे तो उस पुस्तक को गूगल के ऊपर देख सकते हैं, 2 ग्रेट इंडियंस इन जापान, ऐसा नाम है, 2 ग्रेट इंडियंस इन जापान। उस पुस्तक के अंदर पृष्ठ क्रमांक 48 के ऊपर यह लिखा हुआ है कि वो स्वयं लिखता है कि मिरेकल वॉज हैपन, शूटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स एब्सोल्युटली स्टॉप्ड एंड सावरकर्स मिलिटराइजेशन पॉलिसी इन द वर्ल्ड वॉर II बिगिंस टू शेक। वो कहता है आश्चर्यजनक बात हो गई कि दोनों तरफ से एकदम शूटिंग समाप्त हो गई है, गोली चलना बंद हो गया, और सावरकर जो मिलिट्री में भर्ती हो जाओ ये जो बात कहते थे बार बार, उसका परिणाम आज दिखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी सेना बिना लड़ाई किए सुभाष बाबू की सेना में मिल जाती है। अब ये कौन लिख रहा है? वो ओहसावा। ये कोई भारतीय व्यक्ति नहीं है, वो जापान का ऑब्जर्वर है और ये सारी गूगल के अंदर उपलब्ध है पुस्तकें, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। तो इस आधार पर अब मान लो उसके बाद में सुभाष बाबू को यदि ये नहीं होता तो शायद 200 से ऊपर लड़ाइयां लड़नी पड़ती। वो सुभाष बाबू बहुत कम समय में लड़ाई में काफी आगे आ गए, लेकिन बाद में दुर्भाग्य से कुछ पासा पलटता है
और जापान अपनी सेना को वहां से विड्रॉ कर लेता है, वापस बुला लेता है। और फिर सुभाष बाबू फिर से आते हैं सावरकर के पास और कहते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई, अब क्या करना चाहिए। सावरकर कहते हैं कि अब अपने हाथ में कुछ नहीं है, अब सेना को आदेश दे दीजिए कि जो जहां पर है वो वहां अपने स्तर पे लड़ाई लड़े और जहां अंग्रेज मिलेगा उसको समाप्त करें, जहां अंग्रेज मिलेगा उसको समाप्त करें। अब योजनाबद्ध तरीके से एक किसी व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और बाद में सुभाष बाबू से बोलते हैं कि आप फिर से जापान जाइए, और दुर्भाग्य से बाद में सुभाष बाबू जो विमान से उड़ते हैं तो वापस हमारे पास नहीं आते हैं। वो घटना हमको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन ये सारी जो कुछ बातें हुई उसका 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो देश आजादी के साथ में जो लंदन इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था एडमंड एटली, वो अपने आजादी दे भारत को आजाद करने के बाद वो अपने लंदन की लोकसभा पार्लियामेंट में ये भाषण देता है। उस भाषण में स्पष्ट कहता है कि वी आर ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया ड्यू टू द फैक्ट दैट Indian military is no longer loyal to Britain and we have no power to hold down the India. That is why we are transferring the power. यानी केवल दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये नहीं है। तो इसके साथ में वो कहता है कि ये केवल अहिंसक तरीके से लड़ी गई लड़ाई के लिए, उसका भी अपना एक योगदान निश्चित रूप से है, गांधी जी का अपना योगदान है स्वतंत्रता की इसमें। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि ये भारतीय सेना जो है ये अब हमारे साथ में प्रामाणिक नहीं रही। इसका कारण क्या था? इसका कारण वही थे वीर सावरकर। वीर सावरकर यदि वो माफी मांगकर बाहर नहीं आते तो आज हमारे देश का चित्र कुछ और होता। और इसलिए हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और ये सारा पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ कह रहा हूं। और ऐसे सावरकर के बारे में इस प्रकार की भ्रमभरी या अनर्गल बातें करना ये वास्तव में शोभा नहीं देता हमको। सावरकर जब जेल के अंदर थे, कल्पना कीजिए क्या चित्र होगा। सावरकर जेल के अंदर थे और जेल में उनकी सूचना आती है कि उनको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। अंडमान की जेल के बारे में ऐसी प्रचीति है कि वहां पर कोई भी सैनिक, कोई भी कैदी 6 महीने से ज्यादा जीवित रहता ही नहीं। या तो वो पागल होकर आत्महत्या कर लेता है या फिर बीमारी से मर जाता है। यानी अंग्रेजों को यदि किसी को मौत की सजा देना है और बिना घोषणा के देना है तो वो उसको अंडमान की जेल में भेज देते थे। 6 महीने बाद ऐसे ही मर जाएगा वो। इतना घोर अत्याचार होता था, इतना कष्ट दिया जाता था वहां पर। तो ऐसे समय में सावरकर को सूचना आती है कि आपको अंडमान की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। सावरकर समझ गए कि अपनी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अब आदेश आया है, स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए, दूसरे दिन जाने की तैयारी होने वाली है, प्रारंभ होने वाला जाने की प्रक्रिया। एक दिन पहले सावरकर को सूचना आती है आपसे कोई मिलने आया है। सावरकर कहते हैं कि मेरे से कौन मिलने आया है भाई? यानी कैसी किसकी मौत उसको बुला रही है कि मेरे जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए आया है? लेकिन सूचना मिलती है कि आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है। पत्नी का नाम सुनते से ही सावरकर चौंक जाते हैं। सोचते हैं कि जब से विवाह हुआ है तब से या तो जेल में है या फरार है, पत्नी के साथ कभी रहने का मौका नहीं मिला, और अब अंडमान जा रहा हूं तो मृत्यु निश्चित है। ऐसे समय में पत्नी मुझसे मिलने के लिए आ गई, वो मेरे से कौन कौन से प्रश्न करेगी। भले ही मुंह से न बोल पाए लेकिन आंखों ही आंखों में मेरे से अनेक प्रकार के प्रश्न और उसके उत्तर पूछेगी कि क्यों मुझसे विवाह किया, यही यदि करना था तो मेरा जीवन क्यों खराब किया। मैं क्या उत्तर दूंगा उस पत्नी को? यानी सावरकर का स्वयं का पुत्र एक था, उस पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय सावरकर लंदन के अंदर थे और मृत्यु का समाचार की जो चिट्ठी सावरकर के हाथ में आती है तो सावरकर लंदन के एक समुद्र के किनारे घूम रहे थे, हाथ में वो चिट्ठी थी। पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी वो सावरकर पहुंच नहीं पाए। ऐसा सावरकर देशद्रोही हो सकता है? और ऐसे सावरकर जेल के अंदर और अंडमान जाने की स्थिति आ रही है, ऐसे में पत्नी सामने आ जाती है। क्या
क्या बातचीत हुई होगी पत्नी और सावरकर में। कल्पना कीजिए, मैं उसका वर्णन करता हूं, आप आंखें बंद करके अपने सामने, आंखों के सामने चित्र लाइए, कैसा चित्र होगा वो। एक तरफ सावरकर खड़े हैं, एक तरफ उनकी पत्नी खड़ी है, बीच में जेल की जाली है। पति को कैदी के वेश में देखा, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, गले में लॉकेट टंगा हुआ है, उस पर लिखा है सजा प्रारंभ होने की तारीख 14 दिसंबर 1910, सजा समाप्त होने की तारीख 13 दिसंबर 1960। यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल की सजा नहीं, 50 साल की सजा। और अब ये अंडमान जा रहे हैं। अंडमान जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी अब मृत्यु निश्चित है। 6 महीने के बाद में यह सरकार मुझे कहेगी कि आपके हस्बैंड की बॉडी ले जाइए। विचार कीजिए उस पत्नी के मन में क्या तूफान उठ रहा होगा, जो अपने पति को आज अपने पैरों पर जिंदा खड़ा हुआ देख रही है। 6 महीने बाद यही पति बॉडी बनकर मेरे सामने आ जाएंगे। वो पत्नी रोने लगती है। पत्नी को रोता हुआ देखकर सावरकर के मन में बड़े प्रश्न उठने लगते हैं कि अब पत्नी को क्या उत्तर दूं। रोने रोने में ही पत्नी ने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, लेकिन सावरकर बड़े शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहते हैं। सावरकर अपनी पत्नी को माई के नाम से पुकारते थे। सावरकर कहते हैं, माई, पहचाना मुझे माई? माई मैं वो ही हूं जिसके साथ तुमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे माई। हमने जन्म जन्मांतर तक रहने की कसम खाई थी माई, लेकिन क्षमा करना माई, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाया माई। रो मत माई। मैं जब नासिक के अंदर था तो गोदावरी नदी का मंत्रोच्चार के साथ कैसे स्नान किया जाता है इसका मैंने अनुभव लिया है माई। और मैं जब लंदन में था तो टब बाथ कैसे लिया जाता है इसका भी मैंने अनुभव लिया है। और अब ईश्वर की ऐसी योजना है कि अंडमानिश बात कैसे लिया जाए, इसको मैंने देखना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं माई, अंडमान इसलिए जा रहा हूं, इस ईश्वर की योजना से जा रहा हूं माई। रो मत माई। प्रकृति का नियम याद करके देखो माई कि असंख्य दाने यदि प्राप्त करना हो तो कुछ दानों को अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है ना माई। मैं वही तो कर रहा हूं माई, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक पति अपने पत्नी से कह रहा है कि मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। सावरकर कहते हैं कि 4 लकड़ियां इकट्ठी करके 4 दीवारें बनाई जाए और उसमें बच्चों की भीड़ बढ़ाई जाए, इसी को यदि गृहस्थी कहना है तो ऐसी गृहस्थी तो पशु पक्षी चिड़िया कौवे सब करते हैं माई। लेकिन भगवान ने हमको इससे बहुत बड़ी गृहस्थी करने का मौका दिया है माई, मौका दिया है, उसका एहसान मानो माई। रो मत। आने वाले स्वतंत्र भारत के लाखों घरों में यदि सोने का चूल्हा जलना चाहिए, ऐसा यदि प्रामाणिकता से तुमको लगता है तो कुछ लोगों को अपना चूल्हा अपने हाथ से फोड़ना पड़ता है न माई। बस मैं वही कर रहा हूं माई, वही कर रहा हूं। क्षमा करना मुझे। मेरे साथ रहने के लिए तो देशभक्ति थी, लेकिन तुमको विरह के अलावा मैंने कुछ नहीं दिया माई, कुछ नहीं दिया। अब तुम क्या भगवान से प्रार्थना करोगी कि 7 जन्म तक यही पति चाहिए? 7 जन्म का दुख मैंने तुम्हें एक ही जन्म में दे दिया माई, एक ही जन्म में दे दिया। क्षमा करना मुझे। तुरंत पत्नी नीचे बैठती है, सावरकर के पैर छूती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए। आप यदि सत्यवान के कुल में पैदा हुए हो तो मैं भी सावित्री जैसी तपस्या रखती हूं। यमराज के डाढ़ में से खींच के निकालने की ताकत है मेरे में। 4 दीवारों की गृहस्थी करने वाले मैंने लाखों देखे हैं, लेकिन लाखों घरों की गृहस्थी अच्छी होना चाहिए, इसलिए अपनी गृहस्थी को अपने हाथ से आग लगा देने वाला पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे पति के रूप में दिया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बस ये चरण देख रही हूं, छू रही हूं, जिससे अगले जन्म ये चरण चूकना नहीं चाहिए। ये सारा संवाद ये कोई नाटक के लिए या किसी पुस्तक के लिए लिखा हुआ नहीं है, तो पिछली शताब्दी का प्रत्यक्ष इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगाने वाले पति पत्नी के बीच का यह संवाद है। और ऐसा नहीं है कि अब 70-80 साल की उम्र हो गई और अब मोक्ष की बात करते हैं।
बोलने वाले की उम्र है 27-28 साल, सुनने वाले साध्वी की उम्र है 21-22 साल। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है, और इसके बीच में यह पति पत्नी का संवाद है। अब इस प्रकार का इस सावरकर का है अपना जीवन, तो वो कैसे इस प्रकार का देशद्रोही हो सकता है, कैसे भगोड़ा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस सावरकर का इतिहास नहीं मालूम होने के कारण ये सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इसलिए हम सबने इस बात पर विचार करना चाहिए, सावरकर का संपूर्ण जीवन पढ़ना चाहिए, तो एक प्रकार की चेतना, एक प्रकार का उत्साह मन के अंदर आएगा, और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। 1966 के अंदर, जब 64 के अंदर, 66 के अंदर शायद सावरकर की जब मृत्यु हुई, तब सावरकर ये कहते थे कि मैं, जो मेरे मुंह से निकलता है वो सत्य होता जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। सावरकर ने कहा था 1900 जब उनको सजा हुई थी 50 साल की 2 आजन्म कारावास की, तब उन्होंने उसी समय उसको कह दिया था जज को कि तुम्हारी सरकार भी चलने वाली है क्या 50 साल। और बाद में 1910 से लेकर 1947 में देश आजाद हो गया, सरकार नहीं चली। गांधी जी ने क्विट इंडिया चालू किया था, उसको देखकर सावरकर ने कह दिया था कि यह स्प्लिट इंडिया होने वाला है, और आखिरकार देश का विभाजन हो जाता है। शास्त्री जी के बारे में सावरकर जी ने, शास्त्री जब 1965 का युद्ध हम जीते, और जीतने के बाद जब ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री को बुलाया जाने लगा, तो सावरकर ने लगातार 3 पत्र शास्त्री जी को लिखे हैं कि आप जीते हुए सेनापति है, आप क्यों जा रहे हैं वहां पर, जो हारा हुआ होगा वो आएगा आपके यहां पे और समझौता करेगा। लेकिन शास्त्री जी नहीं माने। सावरकर कह रहे थे कि यदि आपके साथ धोखा होने वाला है आप मत जाइए वहां पर, लेकिन आखिरकार शास्त्री जी नहीं माने और 4 कंधों पर वापस आए। 1966 के अंदर सावरकर ये कहकर बड़े व्यथित हो रहे थे कि मेरे मुंह से जो भी निकलता है वो सत्य होता है, ऐसा क्यों होता है। तो वास्तव में बोले, मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूं, और जो बोलता है वही वो होता है। और सावरकर साथ में कहते हैं कि यदि यह सत्य है कि मेरे को मैं जो बोलता हूं वो सही होता है, तो अंतिम दिनों में मुझे और कुछ कहना है। अभी वो कहते हैं कि आने वाली शताब्दी ये भारतीय शताब्दी होने वाली है, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने का काम ये भारत करने वाला है। भारत माता फिर से अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगी। यदि ये सत्य हुआ तो सावरकर को दृष्टा कहना, और यदि गलत हुआ तो सावरकर को पागल कहना। अब सावरकर को पागल थे या दृष्टा थे, यह सिद्ध करने का काम हमारा है। और इसलिए हम आज देख रहे हैं, आज 20वीं शताब्दी के अंदर हम देख रहे हैं कि भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। अब दिखने लगे, उसके लक्षण सारे दिखने लगे। जो सावरकर दूरदृष्टा थे, वो जो बात बोल के गए वो प्रत्यक्ष आज हमें होती हुई दिख रही है। संपूर्ण विश्व का आज मार्गदर्शन करने की स्थिति में आज भारत चला आ रहा है, और इसलिए सावरकर आज उतने ही प्रासंगिक थे। प्रत्येक कार्यकर्ता ने इसको पढ़ना चाहिए, सावरकर समग्र पढ़ना चाहिए, और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरणा दे, हमें आशीर्वाद दे। इसी प्रकार का निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।